हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं एक नया चैप्टर लेकर के। ये है हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। इंग्लिश में कहा जाता है एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। तो इसी के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? सबसे पहला सवाल यही होगा आपके लिए, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? तो प्रकृति में दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो देखिए, प्रकृति के घटकों में अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाती है, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो यहां पास एक शब्द आया है घटक। तो घटक जो है दोस्तों दो प्रकार का होता है, जैविक और अजैविक। तो जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आते हैं। ये होता है जैविक घटक। और अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं वायु, ठीक है, जल, मिट्टी, ये सब होते हैं अजैविक घटक। अब देखिए, यह कतई जरूरी नहीं है कि यह व्यवस्था निरंतर एक जैसी बनी रहे। तो क्या है, इसमें बदलाव होते रहता है। तो प्रकृति परिघटनाओं के फलस्वरूप इसमें लगातार बदलाव आता रहता है। मानवीय हस्तक्षेप से भी इसमें व्यापक परिवर्तन आ सकता है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को ही हिंदी में कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र दोस्तों, ठीक है, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र। तो ये शब्द जो है कहां से आया है, देखिए, इसका उपयोग सबसे पहले 1935 में एजी टेंसले ने किया। एजी टेंसले जो है, जिनका आप यहां पास फोटो देख पा रहे होंगे, एक वैज्ञानिक थे एजी टेंसले, उन्हीं ने। और टेंसले के अनुसार पर्यावरण का अध्ययन उसके सभी जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध के आधार पर बनी एक व्यवस्था है, ठीक है। तो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जैविक एवं अजैविक घटक हैं, उनके बीच बनी एक क्या है, अंतर संबंध के अंतर्गत एक व्यवस्था है। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के रूप में किया जाना चाहिए तो व्यवस्था इसी को, किसी क्षेत्र विशेष के जैविक संविधाओं के साथ अजैविक घटकों के अंतर संबंध, उनमें होने वाले फेरबदल की विस्तृत अध्ययन को पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहा जाता है। तो यहां पर क्या गया, किसी विशेष जैविक समुदाय। तो यहां जैविक समुदाय का मतलब यह आ रहा है दोस्तों, जैसे जंगल में, ठीक है, अब किसी गांव में, जल में, जो एक तालाब है वहां, तो अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसके स्थान को देख करके। देखिए, यहां पास एक और विस्तृत तरीके से बताने की कोशिश किया गया है। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा के पहले जीवों के बीच अंतर्निर्भरता की पहचान और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों में वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिक कहा गया। पारिस्थितिकी का मतलब होता है इकोलॉजी, ठीक है। यूनानी भाषा में इको का अर्थ क्या हुआ, देखिए, इकोलॉजी दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, एक इको और दूसरा लोगस। इको का अर्थ होता है घर, ठीक है, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में बम्बम सवहल शब्द का प्रयोग प्रकृति के एक घर की व्यवस्था के रूप में समझाने के लिए किया। अब 1869 में उन्होंने और अधिक विस्तार से परिभाषा दी, पारिस्थितिक पौधों, जंतुओं एवं एक दूसरे से उनके वातावरण से संबंधों का अध्ययन। तो पौधे हैं, जंतु हैं, और उन सभी के एक दूसरे का अध्ययन के बारे में उन्होंने बताया। और जीव वैज्ञानिकों के द्वारा इन अंतर संबंधों को समझने के लिए जीवों का जीवन चक्र, उनके प्रजनन संबंधी व्यवहार, परजीवता, शत्रुओं से बचाव के तरीके आदि से संबंधित अवलोकन व अध्ययन किए जाते रहे। इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र को समझने के लिए समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने बहुत सारे जो है इनके बारे में खोज किए, शब्द का बहुत सारा विकास हुआ, है ना। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यहां पास आप देख रहे होंगे खाद्य जाल के बारे में। तो खाद्य जाल किस प्रकार से बनता है, तो एक खाद्य श्रृंखला जो होता है ना, उसी से बनता है खाद्य जाल। जैसे मान के चलिए एक खेत है, और उस खेत में विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उस अनाज के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे देखिए, खेत में पानी भरा हुआ है, और इसी पानी में जो है क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पास मछली है, दिख रहा है। अब मछली को खाने वाले क्या है, उल्लू है, पक्षी है, विभिन्न प्रकार के तीर के निशान के द्वारा आपको दिखाया गया है, ठीक है। जैसे खरगोश एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, खरगोश जो है किसको खाता है, फसल को खाता है। अब खरगोश को खाने वाले कौन है भाई,
खरगोश को खाने वाले यहाँ पास है लोमड़ी, ठीक है। उसी प्रकार फसल को खाने वाला कौन है यहाँ पास? गिलहरी, और गिलहरी को खाने वाला है लोमड़ी। आखिरी में आपको दिख रहा होगा कछुआ है, कछुआ को खाने वाला क्या है? यहाँ से आप देखोगे तो सांप है यहाँ पास, ठीक है। सांप को भी खाने वाला जो है बाज है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है खाद्य श्रृंखला बन जाती है, और उन खाद्य श्रृंखला का बीच में जुड़ जाना। तो आप देख पा रहे हो बहुत सारे खाद्य श्रृंखला का आखिरी में कौन खा रहा है? अधिकतर आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर में, जैसे सांप है ना, यहाँ पास उल्लू है, इंसान है और लोमड़ी है, जो बहुत सारे जीवों को जो है खा रहा है। मतलब बहुत सारे जो खाद्य जो श्रृंखला बना हुआ है, उसको बीच में जो है क्या हो रहा है? लिंक हो रहा है, वो जुड़ रहा है। इस प्रकार बहुत सारे खाद्य श्रृंखला का जुड़ जाना क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है, क्योंकि वो जाल की भांति ही संरचना जो है बना लेती है। आप चित्र में आसानी से समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार से जो है वो एक खाद्य जाल का रूप ले लिया है ना? आइए अब इसको विस्तृत तौर पे और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी खाद्य श्रृंखला में 4 प्रकार के जो है होना आवश्यक होता है। तो एक तो होता है पहला उत्पादक, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा द्वितीयक उपभोक्ता, चौथा तृतीयक उपभोक्ता और पांचवा होता है चतुर्थ उपभोक्ता। आपको ध्यान दे रहे होंगे। तो उपभोक्ता जो है, उत्पादक जो होता है ना, उत्पादक जो है प्राथमिक पोषक स्तर होता है। एग्जाम में पूछा जाता है प्राथमिक पोषक स्तर क्या है? तो प्राथमिक पोषक स्तर जो होता है ना, वो उत्पादक होता है, प्राथमिक पोषक स्तर। द्वितीयक पोषक स्तर जो होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तृतीयक पोषक स्तर होगा वो क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता होगा। यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे सभी के सामने जो है निशान बना हुआ है और सीधे तौर पे जो है ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहीं पास आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी दोस्तों। चतुर्थ उपभोक्ता जो होता है ना, तो चतुर्थ पोषक स्तर जो होता है वो तृतीयक उपभोक्ता होता है। पंचम पोषक स्तर जो होता है वो चतुर्थ क्या होता है? उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता जो है वही होता है। इसी जगह आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो प्राथमिक पोषक स्तर किसे कहा जाता है अगर आया? तो देखिए, प्राथमिक पोषक स्तर क्या होता है? उत्पादक होता है। पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो प्रथम पोषक स्तर होते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से ही जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। और सूर्य से ऊर्जा सबसे पहले किसके पास आता है? प्राथमिक पोषक स्तर के पास, पेड़ पौधों के पास आता है, ठीक है। तो वो प्राथमिक पोषक स्तर है। परंतु प्राथमिक पोषक स्तर के ऊपर जो निर्भर होता है वही प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक पोषक स्तर क्या है? उत्पादक पेड़ पौधे, है ना, उस पर निर्भर है प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता। आसानी से आप समझ सकते हैं। अब आइए देख सकते हैं किसी प्रकार से कोई पोषक स्तर है, जैसे प्रथम पोषक स्तर जो है, ठीक है, प्रथम पोषक स्तर जो है पेड़ पौधे हैं, जिसको हरे रंग से मैंने यहाँ पास प्रदर्शित किया है, डिब्बा में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो द्वितीयक उपभोक्ता उस पर क्या होता है? निर्भर होता है। द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर तृतीयक उपभोक्ता निर्भर होता है। अब मांसाहारी जीव जो होता है वो तृतीयक उपभोक्ता होता है भाई, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है, ठीक, तो क्या होगा? जैसे पोषक स्तर का नष्ट हो जाना, जैसे पेड़ पौधे जो है या जीव जंतु जो है मर जाता है, तो मर जाता है तो क्या होता है? अपमार्जक या अपघटक जो है उसको अपघटित करने का काम करता है। तो अपघटक कौन होते हैं? वो होते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो डिकम्पोज करता है, शरीर को धीरे धीरे सड़ाता है, और डिकम्पोज करके क्या हो जाता है? वो मिट्टी में मिला देता है उसको, और मिट्टी में मिलता है तो उसको एक क्या खाद्य का रूप बना लेता है। उस खाद्य के रूप को जो है कौन लेता है भाई? प्राथमिक पोषक स्तर जो पेड़ पौधे हैं ना, वही जो है उसको ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से होता है हमारे संसार में एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से उपभोक्ता निर्भर होते हैं, पोषक स्तर क्या कहलाते हैं, इस चीज को आप लोगों ने समझा, ठीक है। अब आइए इसी के बारे में और विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो देखिए, यहां पास आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पास धान के खेत की जीव संख्या पिरामिड बना हुआ है। एग्जाम में आता है जीव संख्या पिरामिड बनाइए, या जीव संख्या पिरामिड कैसा होता है? तो पिरामिड जो होता है, आपने देखा होगा मिस्र का पिरामिड, देखा है ना, मिस्र का पिरामिड जो है आपको देखने को मिलता होगा। तो ये पिरामिड का सही आकार है। तो हमेशा पिरामिड जो है, यहाँ पास जीव संख्या का पिरामिड सीधा होता है। तो जीव संख्या, तो किसी धान के खेत में आप देखे होंगे, सबसे नीचे का जो है स्तर पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं, जो धान उसमें लगा हुआ है, बहुत भारी मात्रा में लगा रहता है। अब उसको खाने वाले कम संख्या में होते हैं। दूसरे पोषक स्तर को आप देख पा रहे हैं, द्वितीयक पोषक स्तर को,
उसी प्रकार उसको खाने वाले और कम संख्या में होते हैं, तृतीयक पोषक स्तर, और आखिरी में उसको खाने वाले चतुर्थ जो है वो पोषक स्तर बहुत कम संख्या में होते हैं। इस प्रकार से कम संख्या में होने की वजह से आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर जैसे-जैसे हम जाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी जो है फैलाव कम होते जा रहा है और एक पिरामिड का रूप ले रहा है। समझ आ गया? तो इस प्रकार से धान के जीव जो संख्या जो है पिरामिड है, वो इस प्रकार से बनता है। अब आगे देखेंगे जीव भार के लिए पिरामिड। तो जीव भार का पिरामिड क्या होता है? ये भी उसी के ही समान होता है दोस्तों। जैसे किसी भी जगह जैसे धान के टोटल जो है पैदावार या खेत की संख्या को मिला करके उसके सभी फसलों का जो है अगर भार निकाला जाए, तो लगभग यहाँ पास एक औसत लिया गया है बताने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे 1000 किलोग्राम मान लो होता है। तो उसको खाने वाले जितने संख्या में होंगे, उनकी जो वजन होगा 100 किलोग्राम के आसपास होगा और उनको खाने वाले जो होंगे, उनका 10 किलोग्राम होगा। उसी प्रकार से उनको खाने वाले जो होंगे और आखिरी में जो जीव होंगे वो 1 किलोग्राम होगा। ये औसत निकाला गया है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिया गया है। अब आप देखोगे यहाँ पास इंसान है, इसका मतलब इंसान का वज़न तो 1 किलोग्राम होता नहीं है ना? मतलब छोटा-सा बच्चा का होता है लेकिन बड़ा बच्चा के यहाँ दिया हुआ है ना? तो इस प्रकार से आपको समझने की कोशिश करना है, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिया गया है। इसी को आपको 10 गुना या 100 गुना करके चलना है, तो आपको समझ आ जाएगा किस प्रकार से जीव भार का पिरामिड भी जो है सीधा ही बनता है। यहाँ पास आपको देखे होंगे जैसे अपघटित होता है कोई जीव जो है क्या हो जाता है? मर जाता है, तो उसको अपघटन करने के बाद जो जीवाणु है, वातावरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, कार्बन ये सब जो है क्या करते हैं? वातावरण में छोड़ते हैं। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कार्बन चक्र। तो कार्बन चक्र जो है किस प्रकार से चलता है? मतलब कार्बन जो बनता है ना वो किस प्रकार से उसका चक्र जो है इस वातावरण में पृथ्वी में चलते रहता है। तो सर्वप्रथम आप देखें यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा किसी चीज़ को हम जलाते हैं या अपघटित करते हैं, जीव-जंतु जो है अपघटन हो जा रहा है, सड़ जा रहा है, ठीक है? तो उसी से जो है इस जगह जीवाश्म बन रहा है और जीवाश्म से क्या बन रहा है? पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम से ट्रैक्टर चल रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा। और उस ट्रैक्टर से धुआँ निकल रहा है, तो धुआँ कहाँ मिल रहा है? वातावरण में। और वातावरण में कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकल रहा है, छोड़ रहा है ये ट्रैक्टर, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन ले रहा है भाई? पेड़-पौधे ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के समय और उसके द्वारा ऑक्सीजन बनाता है, वो ऑक्सीजन को हम कौन लेता है? यहाँ पास आपको दिख रहा होगा गाय, या हम सभी जो जीव-जंतु हैं वो सब ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और हमारे द्वारा फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, उसको फिर से वातावरण में मुक्त हो जाता है, उसको फिर से पेड़-पौधे ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से मिट्टी भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है वो जो है उसको उर्वरक के रूप में ग्रहण करता है, पेड़-पौधे मर जाते हैं तो। इस प्रकार से वातावरण में, वायुमंडल में ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनी हुई रहती है और कार्बन चक्र जो है वो निरंतर चलते रहता है दोस्तों। तो ये हुई पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, जिसमें आप सभी ने समझा किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में जीव जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। किस प्रकार से आपने खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा, खाद्य जाल के बारे में पढ़ा और जीव भार के पिरामिड के बारे में पढ़ा। तो इसी में एक मुख्यतः एक चीज और आती है, उसमें आता है ऊर्जा का प्रवाह। तो ऊर्जा का प्रवाह जो है पोषक स्तर के माध्यम से ही होता है। आइए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, ऊर्जा के प्रवाह को अगर आपको समझना है, तो जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा है उसका उपयोग करता है ये, तो ये पूरा ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाता, ये 10% ऊर्जा का ही उपयोग कर पाता है। परंतु इसको खाने वाले जो है इनके पास सिर्फ 10% ऊर्जा ही जाता है। उसी प्रकार से इसको खाने वाले 10% ऊर्जा, उसी प्रकार इसको 10% ऊर्जा मिलता है। तो 10-10% ऊर्जा जो है मिलते जाता है, जैसे इसको 1000 ऊर्जा मिल रहा है, तो उसका 10% क्या होगा? तो 100, इसका होगा 10, आखिरी वाले को 1। इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह भी जो है ना, एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में बढ़ते जाता है। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ऊर्जा के प्रवाह को और ये पोषक स्तर जो अलग-अलग पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से बदलता जाता है दोस्तों, अभी तक वैज्ञानिकों ने 2% से लेकर के 24% तक के ऊर्जा के प्रवाह का गणना कर चुके हैं वर्तमान में। इस प्रकार से पोषक स्तरों में पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यह वीडियो आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल में पहली बार हैं तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।